हेलो फ्रेंड्स, नाउ अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज. सो इट इज़ ऑल अबाउट स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई. तो यहाँ आप बंच में देख रहे हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड टेंड टू बी अरेंज्ड इन इरेगुलर क्लस्टर और बंच ऑफ ग्रेप्स. तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखाई देते हैं. ठीक है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेप्टोकोकस को स्टेफाइलोकोकस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो वो टेक्निक है कि स्ट्रेप्टोकोकस केटालेज नेगेटिव होते हैं, जबकि हमारे स्टेफाइलोकोकस केटालेज पॉजिटिव होते हैं. तो स्टेफाइलोकोकस केटालेज पॉजिटिव होते हैं. इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो एज ए चेन होती है. ठीक है, एज ए चेन होती है. तो इस चेन का पैटर्न कैसा है, नेगेटिव है. इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो केटालेज नेगेटिव रहेगा. और जो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में जो स्टेफाइलोकोकस है वो केटालेज पॉजिटिव रहेगा. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अगर आपको स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंस करना है. तो दूसरा, ये ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं. कंपैरेटिवली अगर कोई आप सैंपल लेकर आते हैं तो हमें इसे ब्लड अगार पे और न्यूट्रिएंट अगार पे लगाने के साथ साथ मैकॉन्की पे लगा के देखना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि कोई ग्राम पॉजिटिव के अलावा ग्राम नेगेटिव ग्रोथ तो नहीं है. तो ये रूटीनली प्रैक्टिस में हमें लाना चाहिए. स्टेफाइलोकोकस न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं और ब्लड अगार पे हिमोलिसिस देते हैं. स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस जब ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं तो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा इस टाइप की हिमोलिसिस देते हैं. ब्लड अगार में जो अल्फ़ा हिमोलिसिस होती है वो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है. ठीक है. तो हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेफाइलोकोकस. तो अल्फ़ा जो होगा कंप्लीट होगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं. क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जो अल्फ़ा होता है वो इनकम्प्लीट हिमोलिसिस देता है. यहाँ पर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये है कि स्टेफाइलोकोकस की जो पैथोजेनेसिटी है वो पता की जाती है विद द हेल्प ऑफ कोओगुलेस टेस्ट. तो जो कोओगुलेस पॉजिटिव होते हैं वो सभी पैथोजेनिक हैं और इसीलिए इनका वेटनरी इम्पोर्टेंस है. तो इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस और स्टेफाइलोकोकस हाइकस, ये तीन स्ट्रेन सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक है क्योंकि ये तीनों स्ट्रेन कोगुलेस पॉजिटिव है. इसके अलावा कोगुलेस नेगेटिव जो कि पैथोजेनिक नहीं है वो है स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस. तो आपको हमेशा याद रखना है कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस कोगुलेस पॉजिटिव हैं और कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस कोगुलेस नेगेटिव हैं. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस कोगुलेस पॉजिटिव हैं. तो याद रखें, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस एंड स्टेफाइलोकोकस हाइकस जो हैं कोगुलेस पॉजिटिव हैं, और स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो हैं वो कोगुलेस नेगेटिव हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है. तो जो नॉन पैथोजेनिक हैं वही कोगुलेस नेगेटिव हैं. तो ये इन्वायरमेंट में मिलते हैं स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही कॉज करते हैं. अब स्टेफाइलोकोकस के नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात करते हैं. स्टेफाइलोकोकस वर्ल्ड वाइड सभी मेमल्स में मिलता है, लेकिन ये याद रखना है कि ये स्पीशीज़ में, हर एक स्पीशीज़ में लिमिटेड होता है. यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस हॉर्स में मिलेगा वो ज़रूरी नहीं कि वही कैटल में मिले
या जो केटल में मिलेगा वो हॉर्स में मिले। दूसरा ये कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं बॉडी में, तो नेज़ल कैविटी में मिल सकते हैं, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसीलिए जब भी इनसे डिसीज़ होती है तो जो मटेरियल है वो लिया जाता है मास्टाइटिक मिल्क, स्किन स्क्रैपिंग, यूरिन और एप्सिस कंटेनिंग पस, किसी भी टाइप का एक्सुडेट और अफेक्टेड टिश्यूज। नाउ अगर हम स्टेफाइलोकोकस की पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिटी की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस एक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये पस बनाता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद द एप्सिस। तो बॉडी में, टिश्यूज़ में, स्किन में जगह जगह पस फॉर्मेशन होता है, एप्सिस फॉर्मेशन होता है। अगर ये एप्सिस ग्रेन्युलोमेटस हो जाए तो इसको हम बोट्रायोमाइकोसिस कहते हैं और ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्रोनिक स्टेफाइलोकोकस वुंड इन्फेक्शन को हम बोट्रोमाइकोसिस कहते हैं और ये ग्रेन्युलोमेटस पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये पैथोजेनेसिटी कैसे कॉज करेगा, तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और टॉक्सिन प्रोड्यूस करके करेगा। तो हम कौन कौन से इसके जो इम्पोर्टेंट टॉक्सिन हैं उसको हम स्टडी करते हैं। पहला टॉक्सिन है एंट्रोटॉक्सिन। एंट्रोटॉक्सिन जनरली पॉइजनिंग की कंडीशन क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स में और उससे इमेटिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उल्टी होना शुरू हो जाती है। दूसरा है एक्सफोलिएटिन। एक्सफोलिएटिन से ही समझ में आ रहा है कि स्किन जो है स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम होगा, क्योंकि एक्सफोलिएटिन एक्सफोलिएशन करेगा ह्यूमन में। तीसरा है TSS टॉक्सिन, जो कि ह्यूमंस में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। चौथा है एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। एपिडर्मोलाइटिक से ही समझ में आ रहा है कि ये एपिडर्मिस यानी कि जो स्किन की एपिडर्मिस है उसकी लाइसिस कर देगा। तो ये जनरली पिग में मिलता है, पोर्साइन में मिलता है और इस कंडीशन को पोर्साइन एक्सुडेटिव एपिडर्माइटिस कहते हैं। एपिडर्माइटिस, ठीक। तो एपिडर्माइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन और एक्सुडेटिव कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सुडेट निकलता है। ये पिग में देखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉक्सिन है पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन से ही समझ में आ रहा है कि इससे फीवर कॉज होगा, क्योंकि ये पायरोजेनिक है। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा टॉक्सिन, जिसको हिमोलाइसिन कहते हैं और इसका लेबोरेटरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो कंप्लीट हिमोलिसिस करता है ना, ऑन दी ब्लड अगार। तो जो अल्फा टॉक्सिन है इसका वेटनरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये गैंग्रीनस मास्टाइटिस करता है इन द केटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैंग्रीनस मास्टाइटिस। नॉर्मल मास्टाइटिस नहीं कर रहा है, गैंग्रीनस मास्टाइटिस कर रहा है। इसका कैसे करता है, कैसा इसका इटियोलॉजी है, वो ये है कि ये टॉक्सिन लाइसोसोमल का डिसरप्शन करता है। तो जो लाइसोसोम है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। और साथ में जो स्मूथ मसल है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, पैरालिसिस होता है, फाइनली नेक्रोसिस हो जाती है। स्मूथ मसल कहाँ की? ब्लड वेसल की। तो ब्लड वेसल की जब स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, पैरालिसिस होगा, नेक्रोसिस होगा, तो अल्टीमेटली जो अडर का स्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि ना तो ल्यूकोसाइट काम कर रहे हैं और ना ही ब्लड वेसल प्रॉपरली वर्क कर रही है, क्योंकि ब्लड वेसल का पैरालिसिस हो चुका है। ऐसे में गैंग्रीनस मास्टाइटिस होता है केटल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है ल्यूकोसिडीन्स। तो ये ल्यूकोसिडीन टॉक्सिन क्या करता है? न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज इनकी किलिंग कर देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन ए। प्रोटीन ए एक सरफेस स्ट्रक्चर है स्टेफाइलोकोकस का और ये क्या करता है? FC पोर्शन ऑफ IgG के साथ बाइंड हो जाता है।
तो ये आईजीजी की जो मैकेनिज्म है उसको इनहिबिट कर देता है ना, जिससे फेगोसाइटोसिस वगैरह नहीं होती है, इनगल्फमेंट नहीं होता है। अब हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में स्टेफाइलोकाइनेज, कोएगुलेज, हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस और यूरिएज, ये एंजाइम्स हैं, है ना। साथ में लाइपेज। तो स्टेफाइलोकाइनेज क्या करता है, ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कोएगुलेज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी का इम्पोर्टेंस है कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि स्टेफाइलोकोकस है या नहीं है। तो इसका जो टेस्ट हम लगाते हैं कि अगर ये पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस होता है तो ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट में कोएगुलेशन हो जाता है, जो रेबिड प्लाज्मा लेते हैं उसका। और अगर ये नॉन पैथोजेनिक है तो कोएगुलेशन नहीं होगा। ये एक टेस्ट है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो अदर स्प्रेडिंग फैक्टर एंजाइम्स हैं जैसे हाइलुरोनिडेज है, देन प्रोटीएज है, न्यूक्लियस है, यूरिएज है, लाइपेज है, ये अदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब हम स्टेफाइलोकोकस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे आते हैं। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, एक्सुडेट लेना चाहिए, पस फ्रॉम एप्सिस, मास्टाइटिक मिल्क, स्किन स्क्रैपिंग, यूरिन सैंपल या फिर अफेक्टेड टिश्यू लेना चाहिए। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, सीधा हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे और ये देखेंगे कि बंच ऑफ ग्रेप्स हमें मिले। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके बाद आइसोलेशन अगर हम करते हैं तो आइसोलेशन के लिए या तो हम शीप या ऑक्स ब्लड अगार पे इसको लगाएंगे, और कंपेरेटिवली हम साथ में कोई ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म तो नहीं है इसलिए मैकॉन्ग की अगार पे हम इसको लगाएंगे स्पेसिमेन को, और फाइनली ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग में बंच ऑफ ग्रेप्स मिलेंगे। इसके जो सिलेक्टिव मीडिया है वो है मैनिटोल साल्ट अगार एंड बेयर्ड पार्कर अगार। और ये ऑर्गेनिज्म जो है स्टेफाइलोकोकस एरोबिकली इन दोनों मीडिया पे ग्रो करता है। ये देखा गया है कि जब भी हम सैंपल लाते हैं तो ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ इन ब्लड अगार पे, शीप एंड ऑक्स ब्लड अगार पे प्रोटीज की ग्रोथ आ जाती है। तो प्रोटीज की ग्रोथ को रोकने के लिए हमें 15 मिलीग्राम नालीदिक्शिक एसिड एंड 10 मिलीग्राम कोलिस्टिन सल्फेट पर लीटर ऑफ मीडियम डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि शीप एंड ऑक्स ब्लड अगार पे प्रोटीज की ग्रोथ रुक जाती है। अब स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ लगभग 24 आवर्स से 48 आवर्स में आती है। मैंने तो कभी कभी 3-3 दिन में ग्रोथ आते हुए देखा है। तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, 2 दिन तो लगाती ही लगाती है। जब ग्रोथ आती है तो जो कॉलोनी है वो 4 mm जितने डायमीटर की, यानी कि बहुत स्मॉलेस्ट कॉलोनी इसकी होती है जो मैंने देखी है। राउंड, स्मूथ और ग्लिसनिंग होती है। अगर हम कंपैरिजन करें स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी के साथ में, तो स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी जनरली ट्रांसल्यूसेंट होती है। और अगर हम देखें तो ब्लड अगार पे स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी बीटा हिमोलिसिस देती है और स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी अल्फा हिमोलिसिस देती है। स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी ट्रांसल्यूसेंट होती है ऑन द ब्लड अगार, एंड स्टेफाइलोकोकस की जो कॉलोनी होती है ऑन द ब्लड अगार वो ऑपेक होती है। तो ये दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को पहचानने के लिए। अगर पिगमेंट प्रोडक्शन की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो केटल और ह्यूमन में गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम डॉग का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उठाएंगे तो वो वाइट कलर का होगा, नॉन पिगमेंटेड होगा। ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस, स्टेफाइलोकोकस हाइकस, ये सभी नॉन पिगमेंटेड होते हैं। एक स्टेफाइलोकोकस क्रोमोजन है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस क्रोमोजन, ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। ये कैसा कलर का होता है, ऑरेंज येलो कलर का। तो स्टेफाइलोकोकस क्रोमोजन को याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि
ये नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि कोगुलेज नेगेटिव है। लेकिन ये स्टेफाइलोकोकस है और पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो गोल्डन येलो पिगमेंट है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है आपको केटल और ह्यूमन के केस में मिल जाएगा, या फिर कोई अदर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके केस में भी आपको मिल जाएगा। पिगमेंटेशन के मामले में जब माइक्रोकोकस की बात करते हैं तो ये भी कोकाई होते हैं, और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि क्या ये स्टेफाइलोकोकस हैं, लेकिन ये स्टेफाइलोकोकस नहीं होते हैं। पिगमेंटेशन के मामले में न्यूट्रिएंट आधार पे माइक्रोकोकाई जो होते हैं वो भी गोल्डन येलो कॉलोनी देते हैं, या फिर ये कहें कि ये येलो कॉलोनी देते हैं। तो ये भी एक पिगमेंटेड कॉलोनी है। कभी कभी ये गोल्डन येलो कॉलोनी दे सकता है, और कभी कभी ये वाइटिश कॉलोनी देता है, तो या फिर येलोइश कॉलोनी देता है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्टेफाइलोकोकस है या माइक्रोकोकस है? तो बहुत क्लियर डिफरेंस है कि माइक्रोकोकस कोगुलेज नेगेटिव होगा, और स्टेफाइलोकोकस जो कि डिसीज कॉजिंग है वो कोगुलेज पॉजिटिव होगा। दूसरा ये है कि जितने भी माइक्रोकोकस हैं वो मॉडिफाइड ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होंगे, जबकि हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि माइक्रोकोकस ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे, और मॉडिफाइड ऑक्सीडेज टेस्ट कौन सा है? ये फेलर एंड स्लीफर 1981 वाले, इन्होंने मॉडिफाइड ऑक्सीडेज टेस्ट दिया था जिसमें हमारे माइक्रोकोकस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका कंपैरिजन स्ट्रेप्टोकोकस या एंटरकोकस से भी करते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस और एंटरकोकस जो होते हैं स्टेफाइलोकोकस से डिफरेंट कैसे हैं। स्टेफाइलोकोकस कैटालिस पॉजिटिव होंगे, ये हमें पता है, और स्ट्रेप्टोकोकस और एंटरकोकस जो होते हैं वो कैटालिस नेगेटिव होते हैं। माइक्रोकोकस नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रोकोकस OF पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव होते हैं, इसलिए ये OF पॉजिटिव होते हैं। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्टेफाइलोकोकस के हेमोलिसिस की बात करें तो अल्फ़ा हेमोलिसिस, क्योंकि हेमोलाइसिन जो प्रोड्यूस होता है, अल्फ़ा हेमोलिसिस जनरली कंप्लीट होता है, और ये रैबिट, शीप और कैटल को ही अफेक्ट करता है, जबकि हॉर्स, ह्यूमन और चिकन के आरबीसी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है। इसके बाद बीटा हेमोलिसिस इनकम्प्लीट होता है, और यही दोनों अल्फा और बीटा ये इंपॉर्टेंट है। बीटा हेमोलिसिस शीप और कैटल के आरबीसी को अफेक्ट करता है, जबकि रैबिट, चिकन और हॉर्स के आरबीसी को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ ये देखा गया है कि जब हम स्टेफाइलोकोकस को जैसे हमने 37 के टेम्परेचर पे रखा, और 37 के टेम्परेचर के बाद इसको हमने 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, तो हॉट के बाद हम कोल्ड पे लाने पर हॉट कोल्ड लाइसिस होती है। यानी कि हॉट कोल्ड लाइसिस का मतलब ये है कि पहले तो इनकम्प्लीट बीटा हेमोलिसिस रहता है ये, पर इसको चिल्ड करने पर, कोल्ड करने पर कंप्लीट हेमोलिसिस हो जाती है एट 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम हॉट कोल्ड लाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा हेमोलिसिस एंड गामा हेमोलिसिस। तो डेल्टा हेमोलिसिस कंप्लीट हेमोलिसिस देता है, यानी कि कंप्लीट जोन बनाता है हेमोलिसिस का। लेकिन ये डेल्टा हेमोलिसिस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कंप्लीट हेमोलिसिस होता है ये बहुत ही स्लो होता है ऑन अगार, ब्लड अगार। तो इतना स्लो होता है अल्फ़ा से भी कि इसके कंप्लीट होने का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। गामा हेमोलिसिस का कोई डाटा इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हेमोलिसिस के दो फोटोग्राफ बहुत अच्छे दिए हैं। जैसे डबल हेमोलिसिस होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस से।
तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से अल्फा हेमोलिसिस होती है, जो कि आप यहाँ देखेंगे सेंटर में क्लियर जोन ऑफ हेमोलिसिस मिलेगा। और स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस से जो है बीटा हेमोलिसिस मिलेगा, जो कि इनकम्प्लीट हेमोलिसिस है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस हाइकस इंटरमीडियस जो है वो बीटा लाइसिन प्रोड्यूस करेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अल्फा लाइसिन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसको हम कहते हैं टारगेट हेमोलिसिस या फिर डबल हेमोलिसिस। तो ये डबल हेमोलिसिस या टारगेट हेमोलिसिस यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इन केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस। वहीं यहाँ नॉन हेमोलिटिक कॉलोनी जो होती हैं वो स्टेफाइलोकोकस हाइकस की होती है, जो कि आपको स्ट्रक्चर में और डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये क्या डिफरेंस है। यहाँ हेमोलिसिस हुआ है, यहाँ नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की। तो स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कोकाई होते हैं, और बंच ऑफ ग्रेप्स में पूरे फील्ड में स्प्रेड मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर पैथोजेनिसिटी ऑफ स्टेफाइलोकोकल आइसोलेट्स। कौन सा स्टेफाइलोकोकस पैथोजेनिक है उसको पता लगाने के लिए सबसे पहला टेस्ट है कोगुलेस टेस्ट। ये दो टाइप का होता है, स्लाइड कोगुलेस टेस्ट एंड ट्यूब कोगुलेस टेस्ट। इसके बाद दूसरा टेस्ट है डीएनएस टेस्ट। वैसे डीएनएस टेस्ट इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नॉन पैथोजेनिक भी डीएनएस पॉजिटिव दे देते हैं, या फिर पैथोजेनिक जो होते हैं वो नेगेटिव दे देते हैं। इसके अलावा टेस्ट फॉर प्रोटीन ए, ये कमर्शियली बहुत सारे जो मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं यहाँ पर किया जाता है। कोगुलेस टेस्ट बहुत ही ईजी है। इसके लिए ओवरनाइट ग्रो किया हुआ हमें ब्रॉथ में कल्चर लेना होता है, और नेक्स्ट डे जो रेबिट का प्लाज्मा है उसमें इस ब्रॉथ को डालना होता है। तो अल्टीमेटली इस प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिन में कन्वर्ट होने पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेफाइलोकोकल कोगुलेज एंजाइम, ये कोगुलेज इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और इसके कारण यहाँ पर आपको कोगुलेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव केस, दिस इज़ नेगेटिव केस। ये दो टाइप का होता है, पहला है स्लाइड कोगुलेस टेस्ट, दूसरा है ट्यूब कोगुलेस टेस्ट। जब भी हमें बाउंड कोएगुलेज का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट का यूज़ करते हैं, और कमर्शियली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब भी हमें फ्री कोएगुलेज का डिटेक्शन करना है तो हम ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो यही डिफरेंस है कि स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट हम बाउंड कोएगुलेज का डिटेक्शन करने में यूज़ करते हैं, और ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट का हम फ्री कोएगुलेज डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। स्लाइड कोएगुलेज 1 to 2 मिनट में हो जाता है। इसमें हमें लूप फुल रेबिड प्लाज्मा लेना होता है और लूप फुल बैक्टीरियल सस्पेंशन लेना होता है, और जब हम दोनों को जेंटली रॉक करते हैं तो रॉक करने पर पॉजिटिव रिएक्शन में क्लम्पिंग देखने को मिलती है विदिन 1 to 2 मिनट्स। ट्यूब कोएगुलेशन टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इसमें क्या करते हैं 0.5 ml रेबिड प्लाज्मा ले लेते हैं, और लगभग इतना ही ओवरनाइट ब्रॉथ का जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो ले लेते हैं, और दोनों को मिक्स करते हैं। वैसे ये जो सस्पेंशन रहता है जनरली स्टेराइल वाटर में मिक्स कर लेते हैं, मतलब इसके लिए हम ब्रॉथ भी ले सकते हैं या फिर कोई कॉलोनी उठा के स्टेराइल वाटर में मिक्स कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में इन दोनों को मिक्स करके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ में रखा जाता है, या नॉर्मली हम इंक्यूबेटर में भी रख सकते हैं। और जब पॉजिटिव कंडीशन होती है 2 से 4 घंटे के बाद में तो प्लाज्मा क्लॉट हो जाता है। पैथोजेनिसिटी टेस्ट में डीएनएस टेस्ट आता है और टेस्ट फॉर प्रोटीन आता है।
यहाँ ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इनको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बायोकेमिकल टेस्ट की बात कर लें। बायोकेमिकल टेस्ट में जैसे अगर हम डीएनएस टेस्ट कर चुके हैं, कोगुलेस टेस्ट कर चुके हैं, इसके साथ में हमने ब्लड अगार पे हिमोलिसिस देख लिया है, तो हम काफ़ी कुछ एश्योर हो जाते हैं कि ये स्टेफाइलोकोकस है। पर फिर भी अगार एक होता है जिसको हम पर्पल अगार बेस कहते हैं। इस पर्पल अगार बेस में अगर हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस हाइकस, स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस इनका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो इस पर्पल अगार बेस में ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल एक इंडिकेटर होता है, उसको डालते हैं। ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल एसिडिक पीएच में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक पीएच में वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस यही है कि ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल एल्कलाइन कंडीशन में पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक कंडीशन में येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल के इस पर्पल अगार बेस में इन तीनों पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस है या स्टेफाइलोकोकस हाइकस है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस चूँकि एसिड प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल। ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल में स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस किसी भी टाइप का एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये कॉलोनी वाइट रहती है। और जो स्टेफाइलोकोकस हाइकस है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन प्रोडक्शन, और ये एल्कलाइन प्रोडक्शन होने के कारण एसिडिक जो एल्कलाइन पीएच है वो बनता है और ये ब्रोमोक्रिसॉल हाइकस पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माल्टोज, क्योंकि माल्टोज का यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा होता है और जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इस पर्पल अगार बेस में ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल के साथ में माल्टोज होता है। यहाँ पर डीएनएस टेस्ट का भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट का फोटो है। डीएनएस अगार में स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस जो होता है वो नेगेटिव होता है और स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कुछ इस टाइप से। अब हम स्टेफाइलोकोकस की कॉमनली कॉजिंग डिसीज पे आते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मैनी स्पीशीज में एब्सेसिस करता है। इसके बाद कैटल की कंडीशन में गैंग्रीनस मास्टाइटिस करता है। गैंग्रीनस मास्टाइटिस क्रोनिक, एक्यूट या पर एक्यूट हो सकती है, सब क्लिनिकल भी हो सकती है। साथ में अडर एम्पेटिगो करता है। अडर एम्पेटिगो का मतलब होता है छोटे छोटे पश्यूल बनाना ऑन द बेस ऑफ टीट। यही अडर एम्पेटिगो इन केस ऑफ पिग में भी होता है ना। इट इज़ ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके बाद शीप की कंडीशन में बहुत ज़्यादा टिक इन्फेस्टेशन हो जाए तो टिक पाइमिया हो जाता है। तो इसमें टिक इन्फेस्टेशन एक्सोडिस रेसिनस देखने को मिला है, जिसमें 2 to 5 वीक्स ओल्ड जो शीप होती हैं उसमें टिक पाइमिया होने के कारण जो है पाइमिया मतलब बिकॉज ऑफ पहले तो टिक का इन्फेस्टेशन हो गया, फिर बाद में पश्यूल फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद शीप में मास्टाइटिस भी होता है। पिग की कंडीशन में क्रोनिक बॉट्रियोमाइकोसिस देखने को मिला है। हॉर्स की कंडीशन में भी क्रोनिक बॉट्रियोमाइकोसिस देखने को मिला है जब स्पर्मेटिक कॉर्ड का कैस्ट्रेशन करते हैं तब। हॉर्स में मास्टाइटिस देखने को मिला है। रेबिट में एक्सुडेटिव एपिडर्मिटाइटिस देखने को मिलता है। पोल्ट्री में बम्बल फूड देखने को मिलता है। इसके बाद में इंटरमीडिएट से भी नॉर्मली बहुत सारे पायोडर्मा देखने को मिलते हैं। स्टेफाइलोकोकस हाइकस में जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है वो पिग में देखने को मिलती है, वो है ग्रीसी पिग डिसीज़ और सेप्टिक पॉलीआर्थराइटिस। तो मोटे तौर पर हम कहें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से केटल में अडर इम्पेटिगो,
पिग में क्रोनिक बॉट्रियोमाइकोसिस, हॉर्स में क्रोनिक बॉट्रियोमाइकोसिस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, पोल्ट्री में बम्बल फुट। स्टेफाइलोकोकस हाइकस से पिग में ग्रीसी पिग डिसीज जिसको हम एक्सुडेटिव एपिडर्मेटाइटिस भी कहते हैं, सेप्टिक पॉलीआर्थराइटिस, और एक चीज़ यहाँ पर रैबिट में एक्सुडेटिव एपिडर्मेटाइटिस ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये देखने को मिलता है।